संविधान का भाग 9 ख। अच्छा। ये हिस्सा आपको बता दूं 2011 में 97वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था और इसमें अनुच्छेद 243 य से लेकर 243 य तक सहकारी समितियों के लिए एक तरह से पूरा संवैधानिक ढांचा दिया गया है। संविधान के अनुसार एक सहकारी समिति आखिर है क्या? देखिए, संविधान की भाषा थोड़ी औपचारिक होती है ना? पर मूल बात यह है कि अनुच्छेद 243 य कहता है सहकारी समिति कोई भी ऐसी सोसाइटी है जो उस राज्य में सहकारी समितियों से जुड़े कानून के तहत या तो रजिस्टर हुई हो या रजिस्टर मानी गई हो। ओके। इसमें कुछ और शब्द भी महत्वपूर्ण है, जैसे बोर्ड, मतलब समिति का मैनेजमेंट देखने वाला निदेशक मंडल। अच्छा, डायरेक्टर्स का बोर्ड। हाँ, और पदाधिकारी यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे चुने हुए लोग। समझ गया। अच्छा, तो ये तो हुई परिभाषा, लेकिन सिर्फ परिभाषा से तो काम नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। ये समितियां बननी कैसे चाहिए, किन उसूलों पर आधारित होनी चाहिए, संविधान इसके बारे में क्या कहता है? यहाँ शायद अनुच्छेद 243 य की बात आती है ना? हाँ, और ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। समझिए, ये सहकारी समितियों की नींव रखता है। ये कहता है कि राज्य सरकारें कानून बनाकर इनके रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें बंद करने का प्रावधान करेंगी। लेकिन सबसे खास बात इसमें यह है कि ये कानून कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। और वो सिद्धांत क्या है? मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि संविधान किन मूल्यों पर जोर दे रहा है यहाँ। संविधान 4 मुख्य सिद्धांतों को रेखांकित करता है। पहला, स्वैच्छिक गठन, वॉलंटरी फॉर्मेशन। हाँ, मतलब लोग अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के समिति बनाएं। दूसरा, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, यानी असली ताकत सदस्यों के हाथ में हो, वो ही फैसले लें। तीसरा, सदस्य आर्थिक भागीदारी, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। अच्छा, सदस्य सिर्फ नाम के ना हो बल्कि आर्थिक रूप से भी समिति से जुड़े और उसका लाभ उठाएं। और चौथा, स्वशासी कार्यकरण, ऑटोनोमस फंक्शनिंग। जी, यानी समितियां अपने फैसले लेने में आजाद हों, बाहरी दखल अंदाजी कम से कम हो। ये सिद्धांत तो सुनने में बहुत बहुत आदर्श लगते हैं। ये एक तरह से सहकारी आंदोलन की आत्मा है। बिल्कुल। इन्हें संविधान में जगह देना शायद इसीलिए जरूरी समझा गया होगा, ताकि ये सिर्फ कागजी बातें न रह जाएं, बल्कि समितियों के कामकाज का आधार बने। सही कहा। ये सिद्धांत ही सहकारी समितियों को दूसरी व्यावसायिक संस्थाओं से अलग पहचान देते हैं और इन्हें संविधान में शामिल करने का एक बड़ा मकसद ये भी था कि सरकारी नियंत्रण थोड़ा कम हो और सदस्य ही अपनी संस्था के मालिक बने रहें। पहले ये कई बार एक चुनौती रही है। समझ गया। तो इन सिद्धांतों पर समिति बन गई, अब इसका मैनेजमेंट कैसे होगा? बोर्ड की संरचना, उसमें कौन लोग होंगे, कितने समय के लिए होंगे, इस पर संविधान क्या रोशनी डालता है? अनुच्छेद 243 य इसी के बारे में है शायद। हाँ, अनुच्छेद 243 य बोर्ड की बनावट और कार्यकाल की बात करता है। राज्य का कानून तय करेगा कि बोर्ड में कितने निदेशक होंगे, लेकिन संविधान ने एक ऊपरी सीमा लगा दी है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 21 सदस्य। 21 सदस्य। क्या इसमें समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की भी कोई व्यवस्था है, मतलब समावेशी बनाने के लिए? जरूर, संविधान समावेश पर जोर देता है। अगर समिति में अनुसूचित जाति SC या अनुसूचित जनजाति ST के सदस्य हैं, तो बोर्ड में उनके लिए कम से कम 1 सीट आरक्षित होगी। ठीक है। इसी तरह महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य है। ये कदम सुनिश्चित करता है कि बोर्ड में विविधता हो। ये बहुत अच्छी बात है। और इनका कार्यकाल, ये चुने हुए सदस्य और पदाधिकारी कितने समय तक पद पर रहेंगे? चुने हुए सदस्यों और पदाधिकारियों दोनों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से 5 साल का होता है। 5 साल? हाँ, एक अहम बात यह है कि पदाधिकारियों का कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाता है। इससे एकरूपता बनी रहती है। अच्छा, मान लीजिए किसी सदस्य का पद बीच में खाली हो जाता है किसी वजह से, तब क्या होगा? अगर बोर्ड का कार्यकाल आधे से कम बचा है, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड खुद ही उसी वर्ग के किसी सदस्य को नामांकित करके उस खाली जगह को भर सकता है, जिसे कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। ये व्यवस्था इसलिए ताकि थोड़े से बचे कार्यकाल के लिए उपचुनाव की लंबी प्रक्रिया से बचा जा सके। ये तो प्रैक्टिकल बात हुई। कई बार समितियों को विशेषज्ञों की सलाह की जरूरत पड़ती है।
क्या बोर्ड में ऐसे लोगों को शामिल करने का कोई प्रावधान है? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। राज्य सरकारें कानून बनाकर बोर्ड को विशेषज्ञ सहयोजित करने की अनुमति दे सकती है। को-ऑप्ट? अच्छा। जी, ये विशेषज्ञ बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस या समिति के काम से जुड़े किसी और क्षेत्र के अनुभवी हो सकते हैं। इनकी संख्या अधिकतम 2 हो सकती है और ये 21 की सीमा के अतिरिक्त होंगे। लेकिन क्या इन विशेषज्ञों को वोट देने या पदाधिकारी बनने का हक होता है? यहीं पर शायद वो संतुलन आता है जिसकी हम बात कर रहे थे, विशेषज्ञता बनाम लोकतांत्रिक नियंत्रण। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संविधान साफ कहता है कि इन सहयोजित सदस्यों को समिति के किसी चुनाव में वोट देने या पदाधिकारी चुने जाने का अधिकार नहीं होगा। अच्छा। उनका काम सलाह देना है, न कि सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों में हिस्सा लेना। ये वाकई विशेषज्ञता और सदस्य नियंत्रण के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये तो ही बोर्ड की संरचना। अब सबसे अहम पहलू पर आते हैं, चुनाव। लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात बिना निष्पक्ष और समय पर चुनाव के अधूरी है। अनुच्छेद 243 जेत चुनावों के बारे में क्या कहता है? यह अनुच्छेद लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रीढ़ है, आप कह सकती हैं। ये अनिवार्य करता है कि बोर्ड का चुनाव मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने से पहले कराया जाए। पहले, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। इसका सीधा मतलब है कि सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी रुकावट या देरी के हो, ताकि समिति का काम प्रभावित ना हो, कोई प्रशासनिक खालीपन ना रहे। और इन चुनावों को कराएगा कौन? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होगी? संविधान कहता है कि चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण या निकाय होगा, जैसा राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा तय करे। यानी एक इंडिपेंडेंट बॉडी। जी, यानी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित व्यवस्था होगी। राज्य का कानून ही चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया और नियम तय करेगा। लेकिन क्या हो अगर बोर्ड ठीक से काम न करे, अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन न करे या सदस्यों के हितों के खिलाफ जाए? क्या ऐसे में उसे हटाने का भी कोई प्रावधान है? अनुच्छेद 243 यट शायद इसी स्थिति से निपटता है। हाँ, अनुच्छेद 243 यट बोर्ड को हटाने या निलंबित करने की बात करता है। सुपरसेशन एंड सस्पेंशन कहते हैं इसे। अच्छा। सरल शब्दों में कहें तो कुछ गंभीर परिस्थितियों में सरकार या रजिस्ट्रार चुने हुए बोर्ड को हटा सकता है, लेकिन संविधान इस पर कड़ी शर्तें और सीमाएं लगाता है। ये इतना आसान नहीं है। क्या है वो शर्तें और सीमाएं? जैसे किन आधारों पर बोर्ड को हटाया जा सकता है? आधार स्पष्ट है। अगर बोर्ड लगातार अपने कर्तव्य निभाने में चूक कर रहा है, परसिस्टेंट डिफॉल्ट या लापरवाही बरत रहा है, या समिति या सदस्यों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है, या बोर्ड के काम में गतिरोध आ गया है, या फिर वो समय पर चुनाव कराने में नाकाम रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीमा ये है कि किसी भी बोर्ड को 6 महीने से ज्यादा समय के लिए हटाया या निलंबित नहीं रखा जा सकता। सिर्फ 6 महीने? हाँ, एक अपवाद है सहकारी बैंकों के लिए, जहां ये सीमा 1 साल है, पर सामान्यतः 6 महीने। और क्या कोई और शर्त भी है? आपने स्वायत्तता की बात की थी शुरू में। हाँ, और ये सहकारी समितियों की स्वायत्तता के लिहाज से बेहद अहम शर्त है। अनुच्छेद ये कहता है कि अगर किसी सहकारी समिति में सरकार का कोई शेयर नहीं है या सरकार ने उसे कोई लोन, आर्थिक मदद या गारंटी नहीं दी है, तो उसके बोर्ड को हटाया या निलंबित नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तो बड़ा मजबूत प्रावधान है। जी हाँ, ये प्रावधान समितियों को बेवजह की सरकारी दखलंदाजी से बचाता है। और सहकारी बैंकों के मामले में, उनमें तो लोगों का पैसा लगा होता है, वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल, सहकारी बैंकों के लिए नियम थोड़े और सख्त हैं। उन पर संविधान के इन प्रावधानों के साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नियम भी लागू होते हैं। और जैसा मैंने कहा, उनके बोर्ड को हटाने या निलंबित करने की अधिकतम सीमा 6 महीने की बजाय 1 साल है। अगर बोर्ड हट जाता है तो काम कौन देखेगा? क्या समिति बंद हो जाएगी? नहीं, ऐसी स्थिति में समिति का प्रबंधन करने के लिए एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो निर्धारित समय सीमा यानी 6 महीने या 1 साल के अंदर चुनाव करवाए और मैनेजमेंट वापस चुने हुए बोर्ड को सौंप दे। ठीक है, ये तो हुई मैनेजमेंट और लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात। अब आते हैं वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही पर। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। बिना हिसाब किताब के तो कोई भी संस्था ठीक से नहीं चल सकती, खासकर जहां सदस्यों का पैसा लगा हो। ऑडिट यानी लेखाओं की संपरीक्षा पर संविधान क्या कहता है?
अनुच्छेद 243 यूडी। बिल्कुल। अनुच्छेद 243 यूडी अनिवार्य करता है कि हर सहकारी समिति को अपना हिसाब किताब सही ढंग से रखना होगा और हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार उसका ऑडिट कराना होगा। हर साल? जी, हर साल। ये वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के लिए बेहद जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि सदस्यों का पैसा सुरक्षित रहे और घोटालों की गुंजाइश कम हो, जो सहकारी क्षेत्र में कभी-कभी चिंता का विषय रहा है। ऑडिट करेगा कौन? क्या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है? नहीं, इसके लिए भी नियम है। राज्य का कानून तय करेगा कि ऑडिटर या ऑडिट फर्म के पास क्या न्यूनतम योग्यता और अनुभव होना चाहिए। अच्छा, क्वालिफिकेशन तय होंगी। हाँ, और ऑडिटर की नियुक्ति समिति की आम सभा यानी जनरल बॉडी करेगी, लेकिन वो ऑडिटर राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अथॉरिटी द्वारा अनुमोदित पैनल में से ही चुना जाना चाहिए। मतलब पैनल में से ही चुनना होगा? हाँ, इससे ऑडिट की गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। और ये ऑडिट कब तक पूरा हो जाना चाहिए? कोई समय सीमा है? हाँ, है। वित्तीय वर्ष खत्म होने के 6 महीने के अंदर ऑडिट पूरा हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर? जी। और अगर कोई राज्य स्तर की शीर्ष सहकारी समिति है, जिसे एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के सामने भी रखी जाती है। अरे वाह, विधानसभा के सामने? हाँ, जो जवाबदेही का एक और स्तर जोड़ता है। ये काफी मजबूत व्यवस्था लगती है। ऑडिट के अलावा जवाबदेही के लिए रिटर्न्स यानी विवरणियां दाखिल करना भी जरूरी होता होगा। अनुच्छेद 243 ये शायद इसी बारे में है। हाँ, हर सहकारी समिति को वित्तीय वर्ष खत्म होने के 6 महीने के भीतर राज्य सरकार द्वारा तय अथॉरिटी के पास अपनी सालाना रिटर्न दाखिल करनी होती है। ये भी 6 महीने के अंदर? इन रिटर्न्स में क्या जानकारी देनी होती है? क्या ये महज एक फॉर्म भरने जैसा है? नहीं, ये औपचारिकता से कहीं ज्यादा है। इसमें समिति के कामकाज की पूरी सालाना रिपोर्ट होती है, ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, मुनाफे यानी सरप्लस के इस्तेमाल की योजना जिसे आम सभा ने मंजूरी दी हो। अच्छा, सरप्लस कैसे इस्तेमाल होगा ये भी बताना होगा। हाँ, अगर समिति के नियमों यानी बायलॉज में कोई बदलाव हुआ है तो उसकी सूची, आम सभा की बैठक कब हुई, चुनाव कब होने हैं, ये सब जानकारी शामिल होती है। ये एक तरह से समिति के साल भर के कामकाज का आईना होता है और नियामक निगरानी में मदद करता है। ये सब तो ठीक है, बोर्ड, चुनाव, ऑडिट, रिटर्न्स, लेकिन असली ताकत तो सदस्यों के हाथ में होनी चाहिए, जैसा हमने सिद्धांतों में देखा। बिल्कुल। क्या संविधान सदस्यों को सीधे तौर पर कोई अधिकार देता है, जैसे जानकारी पाने का अधिकार? हाँ, और ये सदस्य सशक्तिकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अनुच्छेद 243 यर्ण कहता है कि राज्य सरकारें कानून बनाकर ये सुनिश्चित करेंगी कि हर सदस्य को समिति की उन किताबों, सूचनाओं और खातों तक पहुंच का अधिकार हो जो उसके अपने लेन देन से संबंधित हैं। सिर्फ अपने लेन देन से संबंधित, पूरी किताबों तक नहीं? हाँ, यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण है कि जो उसके नियमित लेन देन से जुड़े हैं उन तक पहुंच। ये पारदर्शिता लाता है और सदस्य को जागरूक बनाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कुछ प्रावधान है? क्योंकि कई बार सदस्य सिर्फ नाम के रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। राज्य कानून ये भी प्रावधान कर सकता है कि सदस्य बैठकों में न्यूनतम संख्या में उपस्थित रहें या समिति की सेवाओं का न्यूनतम उपयोग करें। अच्छा, मिनिमम अटेंडेंस या यूसेज? जी, ताकि वो सिर्फ निष्क्रिय सदस्य ना रहें। इसके अलावा सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया जा सकता है, ताकि वो अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझ सकें और समिति के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभा सकें। ये शिक्षा और प्रशिक्षण वाला बिंदु काफी अहम है। और आम सभा की बैठकें, उनका क्या महत्व है? क्या वो नियमित होनी चाहिए? अनुच्छेद 243 ये ढ कहता है कि हर समिति को साल में कम से कम एक बार अपनी वार्षिक आम सभा यानी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी होगी। एजीएम? हाँ, एजीएम, वो भी वित्तीय वर्ष खत्म होने के 6 महीने के अंदर। यही वो मंच है जहां सदस्य सीधे सवाल पूछ सकते हैं, बोर्ड के कामकाज की समीक्षा कर सकते हैं और बड़े फैसले ले सकते हैं। ये लोकतांत्रिक नियंत्रण का सबसे प्रत्यक्ष रूप है। बिल्कुल। अच्छा, हमने नियमों की बात की, अधिकारों की बात की, लेकिन अगर कोई इन नियमों को तोड़े, गलत काम करे तो क्या सजा का भी कोई प्रावधान है? क्योंकि बिना दंड के भय के नियम कई बार संविधान इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करता। अनुच्छेद 243 वाय
राज्य विधानमंडलों को अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर सहकारी समितियों से जुड़े अपराधों को परिभाषित करें और उनके लिए सजा तय करें। अच्छा, तो सजा तय करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। राज्य विधानमंडलों के पास कानून बनाने का अधिकार विधानमंडलों के पास किस तरह के कामों को अपराध माना जा सकता है? कुछ उदाहरण है संविधान में? हाँ, संविधान कुछ उदाहरण देता है, जैसे जानबूझकर गलत जानकारी या रिटर्न देना, कानूनी सम्मन या आदेश को न मानना, अगर कोई नियोक्ता एम्प्लॉयर कर्मचारी की तनख्वाह से पैसा काटकर समय पर समिति को जमा नहीं करता है, इसके लिए 14 दिन की समय सीमा है, तो वो भी अपराध है। अच्छा, 14 दिन में जमा करना होगा। जी। या कोई अधिकारी जिसे रिकॉर्ड या संपत्ति सौंपने को कहा गया है, वो उसमें आनाकानी करता है, या फिर चुनावों में भ्रष्ट आचरण अपनाना, ये प्रावधान एक तरह से निवारक मतलब डेटरेंट का काम करते हैं और व्यवस्था में ईमानदारी बनाए रखने में मदद करते हैं। ये सारे प्रावधान तो राज्यों के सहकारी समितियों पर लागू होते हैं। उन समितियों का क्या जो एक से ज्यादा राज्यों में काम करती हैं, मतलब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज? हाँ। और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या, जैसे दिल्ली या पुडुचेरी? इसके लिए भी संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है। अनुच्छेद 243 य कहता है कि ये सारे प्रावधान बहुराज्य सहकारी समितियों पर भी लागू होंगे, बस फर्क इतना होगा कि जहां राज्य विधानमंडल, राज्य कानून या राज्य सरकार लिखा है, उसे संसद, केंद्रीय कानून या केंद्र सरकार पढ़ा जाएगा। ओके, तो केंद्र सरकार की भूमिका आ जाती है वहां। जी। इसी तरह अनुच्छेद 243 य इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू करता है, कुछ मामूली संशोधनों के साथ। जैसे बिना विधानसभा वाले यूटी में राज्य विधानमंडल का मतलब प्रशासक होगा और विधानसभा वाले यूटी में विधानसभा। राष्ट्रपति चाहे तो अधिसूचना द्वारा किसी यूटी या उसके हिस्से को इन प्रावधानों से छूट भी दे सकते हैं। समझ गया। एक आखिरी सवाल इस भाग के लागू होने से जुड़ा है। जब ये 97 में संशोधन 2011 में आया, तो उस वक्त जो पुराने राज्य कानून चल रहे थे सहकारी समितियों पर, उनका क्या हुआ? क्या वो तुरंत रद्द हो गए? नहीं, तुरंत नहीं। उसके लिए अनुच्छेद 243 में एक संक्रमणकालीन मतलब ट्रांजिशनल प्रावधान है। वो कहता है कि संशोधन लागू होने से पहले के कानून, अगर वो इस नए भाग 9ख के प्रावधानों से मेल नहीं खाते हैं, तो भी वो तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें बदला या रद्द नहीं कर दिया जाता, या फिर संशोधन लागू होने के 1 साल बीतने तक इनमें से जो भी पहले हो। अच्छा, 1 साल का ग्रेस पीरियड मिला? हाँ, ताकि व्यवस्था में अचानक कोई उथल पुथल ना हो, ये सुनिश्चित किया गया। राज्यों को अपने कानून नए प्रावधानों के अनुरूप ढालने का समय मिला। तो कुल मिलाकर देखें तो संविधान ने सहकारी समितियों के लिए काफी विस्तृत और कहना चाहिए स्पष्ट ढांचा तैयार करने की कोशिश की है। जवाबदेही जैसे ऑडिट, रिटर्न्स, सदस्यों के अधिकार जैसे सूचना का अधिकार, भागीदारी और स्वायत्तता की सुरक्षा, खासकर सरकारी हस्तक्षेप पर सीमाएं लगाकर लगभग हर पहलू को छुआ गया है। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, इन सब का मकसद लगता है सहकारी आंदोलन को मजबूत करना, उसमें पारदर्शिता लाना और ये पक्का करना कि ये समितियां सही मायने में अपने सदस्यों के लिए काम करें, न कि कुछ लोगों के नियंत्रण में रह जाएं या सरकारी विभाग की तरह काम करने लगें। हाँ, संवैधानिक इरादा तो यही नजर आता है। ये प्रावधान एक आदर्श स्थिति की रूपरेखा पेश करते हैं कि सहकारी समितियों को कैसा होना चाहिए: लोकतांत्रिक, सदस्य केंद्रित, स्वायत्त और आर्थिक रूप से सक्षम। ये तो हुई संवैधानिक आदर्शों की बात, लेकिन जैसा अक्सर होता है, कानून बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना दूसरी। बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल सोचने के लिए उठता है, शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी। ये संवैधानिक आदर्श जो इतने अच्छे लगते हैं सुनने में, विभिन्न राज्यों में जमीनी हकीकत में कितने बदल पाए हैं? क्या वाकई सहकारी समितियों में वास्तविक सदस्य नियंत्रण और स्वायत्तता सुनिश्चित हो पाई है, या आज भी इसमें चुनौतियां बनी हुई हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है। संविधान ने तो रास्ता दिखा दिया है, पर उस रास्ते पर चलने में क्या बाधाएं आ रही हैं, कहाँ कमी रह गई है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, ये निरंतर मूल्यांकन और सुधार का विषय है। ये हमें इन प्रावधानों के व्यवहारिक असर पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या संविधान का इरादा वास्तव में पूरा हो रहा है।